नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ दिन पहले उद्बोधन के बाद समान नागरिक संहिता पर बहस जारी है। क्या है यह संहिता, देश में नागरिक कानूनों को लेकर क्या है स्थिति, इस पर विशेष जानकारी देंगे हम आपको न्यूज नाइट में। बिहार में अमित शाह की रैली से गरमाया राजनीतिक पारा, क्या कुछ विशेष रहा अमित शाह की इस रैली में, इससे जुड़ी खबर भी हम आपको दिखाएंगे। इसके साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मणिपुर में हिंसाग्रस्त क्षेत्र में दौरे और इस संवेदनशील मामले पर हो रही राजनीति से जुड़ी खबर भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। इसके अलावा भी होगी देश दुनिया के हर जरूरी खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। बिहार के लखीसराय में अमित शाह की रैली से गरमाया राजनीतिक पारा, नीतीश कुमार को बताया विश्वासघाती, राहुल गांधी पर किया कटाक्ष, कहा कांग्रेस 20 साल से कर रही है लॉन्च पर नहीं मिली सफलता, विपक्षी एकता को बताया भ्रष्टाचारियों का मंच। समान नागरिक संहिता पर बोले कानून मंत्री, 13 जुलाई तक करें इंतजार, 22वां विधि आयोग मुद्दे पर मांग रहा है राय। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की वकालत, कहा 140 करोड़ नागरिकों के लिए होनी चाहिए एक समान नीति। मणिपुर दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सुरक्षा बलों ने रोका काफिला, सड़क मार्ग से जाने के लिए जिद पर अड़े राहुल, भाजपा ने जताया राहुल गांधी को असंवेदनशील। मॉनसून में बारिश का दौर जारी, बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड, कर्णप्रयाग और पीपलकोटी में यात्रियों को एहतियातन रोका गया। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सहित गुजरात में भी भारी बारिश, कई जगह ऑरेंज अलर्ट, दिल्ली एनसीआर में भी बरसे बदरा। चार दिवसीय भारत यात्रा पर फिलीपींस के विदेश मंत्री एनरिक ए मनाले, विदेश मंत्री जयशंकर से की मुलाकात, 5वें भारत फिलीपींस संयुक्त आयोग बैठक में लिया हिस्सा। रक्षा, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद विरोध पर बढ़ रहे हैं दोनों देशों के संबंध। दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समापन समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में कंप्यूटर सेंटर, प्रौद्योगिकी संकाय भवन और अकादमिक ब्लॉक की रखेंगे आधारशिला। और देश भर में मनाया गया त्याग बलिदान का त्यौहार ईद उल अजहा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सहित प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक मस्जिदों में अदा की गई नमाज, अमन चैन की मांगी गई दुआएं। खेल की खबरों में चोट के बाद 1 महीने बाद ट्रैक पर वापसी करेंगे ओलंपिक चैंपियन भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, शुक्रवार को डायमंड लीग के लुसाने चरण में लेंगे हिस्सा। और न्यूज नाइट की शुरुआत करेंगे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लखीसराय दौरे से। अमित शाह ने बिहार में राजनीतिक पारा गरमा दिया है। उन्होंने लखीसराय में एक जनसभा की जिसमें मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को गिनाया। इस दौरान नीतीश कुमार से लेकर राहुल गांधी उनके सीधे निशाने पर रहे। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने बिहार के लखीसराय में पीएम नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को गिनवाया। अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। लखीसराय में आयोजित जनसभा के दौरान अमित शाह ने नीतीश कुमार को पलटू बाबू कहकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि पलटूराम नीतीश कुमार हमसे 9 साल का हिसाब मांगते हैं, जबकि वो हमेशा सत्ता के लिए किसी का भी दामन थाम लेते हैं। अभी ये पलटू बाबू नीतीश कुमार जी पूछ रहे थे कि 9 साल में क्या किया,
अरे नीतीश बाबू, जिनके साथ इतना बैठे हो, जिनके कारण मुख्यमंत्री बने, जरा तो लिहाज रखो। 9 साल में देश भर में ढेर सारे काम मोदी जी ने किए हैं। मित्रों, मोदी जी के 9 साल गरीब कल्याण के 9 साल हैं। मोदी जी के 9 साल भारत गौरव के 9 साल हैं। मोदी जी के ये 9 साल भारत उत्कर्ष के 9 साल है। और मोदी जी के 9 साल का शासन भारत की सुरक्षा के 9 साल का शासन है। नीतीश बाबू, आज अगर सुनना चाहते हो तो मैं पूरा हिसाब देने आया हूं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए अमित शाह ने कहा कि इन लोगों ने हमेशा देश को गुमराह किया है। ये लोग जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के पक्ष में नहीं थे, जबकि आज देश की आजादी के इतने सालों बाद पहली बार वहां शांति और अमन है। संसद में इकट्ठा होकर काऊ 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 करते थे पूरी जमात, और कहते थे धारा 370 हटाओगे तो खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई है। कंकर चलाने की नरेंद्र मोदी जी ने ये 9 साल के अंदर देश को सुरक्षित करने का काम किया है। अमित शाह ने कहा कि महागठबंधन में घोटालों और घपलों के सभी सरताज शामिल हैं। इन्हें देश का विकास नहीं बल्कि देश की तिजोरी और सत्ता चाहिए। जो नेता हर बार घर बदले, इस पर विश्वास कर सकते हैं क्या? उनको प्रधानमंत्री कुछ नहीं बनना है। खामखा लालू जी को इस आयु में वो मूर्ख बना रहे हैं। नीतीश बाबू यहीं रहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री रहना चाहते हैं, और इसी बहाने सारे भाजपा विरोधियों को इकट्ठा किया। 20 से ज्यादा पार्टियां इकट्ठा हो गई, वो बात तो सही है। 20 से ज्यादा पार्टियां इकट्ठा कर ली नीतीश बाबू, मगर ये 20 पार्टियां है कौन? ये 20 पार्टियां वो हैं जिन्होंने 2004 से 14 में 20 लाख करोड़ रुपए का घपला, घोटाला और भ्रष्टाचार किया है। बिहार के लखीसराय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अशोक धाम मंदिर में पूजा अर्चना की और आरती में शामिल हुए। अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी रणनीति पर चर्चा की। लखीसराय की सभा में गृह मंत्री अमित शाह ने एक तरफ नीतीश कुमार पर हमला बोला तो वहीं मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियां भी गिनाई। गृह मंत्री नीतीश कुमार को यह नसीहत देने से भी नहीं चूके कि नीतीश बाबू थोड़ा लिहाज तो करो, जिसने आपको मुख्यमंत्री बनाई उस पर कमेंट करने से बाज भी नहीं आते। कैमरामैन अभयकांत शर्मा और अपने सहयोगी गौतम के साथ लखीसराय बिहार से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और अमित शाह ने लखीसराय में बेमेल विपक्षी एकता को एक फोटो ऑप का जरिया भर बताकर कटाक्ष किया, तो दूसरी ओर विपक्ष अपनी एकता बनाने की पूरी जी तोड़ कोशिश कर रहा है। इस बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने विपक्षी दलों की अगली बैठक की तारीख का ऐलान कर दिया है। अगली बैठक बेंगलुरु में 13-14 जुलाई को होगी। हालांकि अभी तक विपक्षी एकता मंच का जो रवैया सामने आया है उससे ये सिर्फ ऐसा लगता है कि इन सब का मकसद सिर्फ मौजूदा सरकार को सत्ता से दूर करने भर का है। बाकी विकास का खाका क्या है, जनता के लिए क्या करेंगे, इसकी फिलहाल चर्चा नहीं है। वहीं राजस्थान में पार्टी अध्यक्ष बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भरतपुर, जैसलमेर और बाड़मेर में पार्टी के नए कार्यालयों का उद्घाटन किया और शिलान्यास कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ मौजूदा केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जेपी नड्डा ने गिनाया। उन्होंने कहा कि जहां बीजेपी के अलावा देश की सभी राजनीतिक पार्टियां परिवारवादी दल बन गए हैं, भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। उन्होंने कहा कि साल 2014 के बाद केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार देश प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की एक अलग पहचान बनी है। 2014 के पहले भारत एक भ्रष्टाचारी राज्य के रूप में देखा जाता था दुनिया में। करप्ट स्टेट, करप्ट नेशन।
घोटाले पे घोटाला, 2G, 3G, 4G, घोटाले पे घोटाला, लैंड स्कैम, पनडुब्बी स्कैम, पानी के अंदर नहीं छोड़ा, गगन में नहीं छोड़ा, धरती पर नहीं छोड़ा, कोयला स्कैम, अलकतरा स्कैम, एक पर एक घोटाले। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद दुनिया में भारत का डंका बजा और दुनिया में भारत की थाती बनी, इस बात को भी हमको ध्यान रखना है। तो जेपी नड्डा ने राजस्थान सरकार और कांग्रेस राज में भ्रष्टाचार पर जमकर हमला बोला और विश्वास जताया कि आने वाले चुनावों में बीजेपी को जनता जरूर सत्ता में वापसी करेगी। ये प्रदेश जो भ्रष्टाचार में आगे, ये प्रदेश जो रेप में नंबर 1 पर खड़ा है, महिला उत्पीड़न हो रही है, जहां भ्रष्टाचार आकंठ डूबा हुआ प्रदेश है, आने वाले समय में यहां नीचे भी कमल खिलना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को आगे आना चाहिए। और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आजकल खूब चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री ने कल भोपाल में इसकी चर्चा की, उसके बाद इसको लेकर जो चर्चाएं हैं वो गर्म है। और उसको लेकर पूछे गए सवाल पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि इस पर अभी कयास लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉ कमीशन ने 1 महीने का वक्त दिया हुआ है। लोगों से सुझाव देने के लिए 13 जुलाई तक का वक्त है, लिहाजा अभी इस पर ज्यादा कुछ कहना ठीक नहीं है। आज का जो प्रेस वार्ता का विषय है वो 9 साल बेमिसाल है, लेकिन आपके आधार पर ही कह सकता हूं, इन्होंने ऐड कर दिया। वही बात मुझे कहनी है कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको पब्लिक डोमेन में डाला। 13 जुलाई लास्ट डेट है, तब तक तो इंतजार करो, बाकी बातें बाद में करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने समान नागरिक संहिता पर कहा कि देश के 140 करोड़ जनता एक समान है, तो देश में नीति भी एक ही होनी चाहिए। हमारे देश में हर व्यक्ति 140 करोड़ जनता में एक समान है, और अगर एक समान है तो एक नीति होनी चाहिए सभी। और ये तो संकल्प भारतीय जनता पार्टी की रही है, और ये संकल्प संविधान में भी। तो आज जो 70 साल में नहीं हो पाया 3 तलाक को हटाने का, कश्मीर में 370 को रद्द करने का, और पूरे देश में एक समान नीति यूनिफॉर्म सिविल कोड स्थापित करने का, जो असंभव कार्य था वो प्रधानमंत्री जी ने पूर्व में भी संभव करवाया है, और यूसीसी भी हम लोग संभव करवाएंगे। तो समान नागरिक संहिता को लेकर लगातार चर्चा हो रही है, और जब ये जो मंत्री लोग हैं, या जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जब 140 करोड़ जनता के लिए एक समान कानून है, तो आखिर क्यों ना जो कानून है वो दरअसल सभी के लिए एक तरह की नीति होनी चाहिए, इस बात पर बात की। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि ये काम जो है 70 साल में कभी नहीं हुआ है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये एक तरह से बीड़ा उठाया है कि इसको वो जरूर आगे लेकर आएंगे। जो समान नागरिक संहिता है उसका पालन किया जाएगा। हालांकि इस पर बहुत सारी चर्चाएं हो रही है, तो क्या है ये समान नागरिक संहिता, ये भी समझने की जरूरत है कि किस तरह से एक देश एक कानून का जो ये जो बात कही जा रही है, आखिर यह है क्या, इसको समझने की जरूरत है। क्या है समान नागरिक संहिता? एक देश एक कानून, यानी कि पूरे देश में सभी के लिए एक कानून हो। जिस तरह से आपराधिक मामलों में एक कानून होता है, उसी तरह से नागरिक हितों के लिए भी एक ही कानून हो, चाहे वो व्यक्ति किसी भी जाति धर्म का क्यों ना हो, सबके लिए एक तरह के कानून लागू होने चाहिए, समान कानून होने चाहिए। उसमें किसी तरह को कोई फेरबदल या कोई अंतर नहीं होना चाहिए। किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय या वर्ग का कानून से, नागरिक कानून को लेकर के कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, यह बात कही जा रही है। इसके साथ ही साथ विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेने और संपत्ति पर समान कानून होना चाहिए, यानी कि इसको लेकर के भी कोई भेद नहीं होना चाहिए कि अमुक धर्म या जाति को लेकर के जो विवाह का, तलाक का, बच्चा गोद लेने का, एडॉप्शन की जो बात हो रही है, या फिर जो संपत्ति पर जो कानून है वो भी सभी के लिए समान होने चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी धर्म में उसके लिए कोई एक दूसरे तरह की बात कही जा रही हो। उसके बाद अगर समझते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 44 में जो है इसकी बात कही गई समान नागरिक संहिता की। अनुच्छेद 44 क्या है? अनुच्छेद 44 में यूसीसी का जिक्र किया गया है। यह कहा गया है कि ये इसमें इस एक तरह से जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट है उसके जरिए
इसके लिए एक संकल्प जारी किया गया है, एक संकल्प जताया गया है अनुच्छेद 44 में, और कहा गया है कि यूसीसी को आगे लागू किया जाना है। प्रस्तावना है अनुच्छेद 44 में धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। इसमें जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है इस पर जरूर फोकस करिएगा कि धर्मनिरपेक्ष यानी कि किसी भी धर्म के लिए वो समान अधिकार होंगे, और इसके साथ ही साथ एक समान आपराधिक संहिता। जब आपराधिक संहिता सबके लिए एक है यानी सीआरपीसी जो है वो सभी के लिए एक है, तो सवाल यही उठाया जा रहा है आज की डेट में कि आखिर नागरिक संहिता भी क्यों ना एक हो, जब पूरी दुनिया भर के तमाम देशों में यह नागरिक संहिता एक है। उसके बाद जो संविधान अनुच्छेद के 44 की जो बात कही जा रही है उसमें नीति निर्देशक तत्वों में इसको शामिल किया गया था, क्योंकि 1948 में इसको लेकर के बहुत बहस हुई, आगे भी तमाम बहस हुई, लेकिन इस पर किसी कंसेंसस पर नहीं पहुंचा जा सका। तो इसको अनुच्छेद 44 में शामिल कर दिया गया, नीति निर्देशक तत्वों में शामिल कर दिया गया, और कहा गया कि इस पर आगे कानून बनाएगी सरकार, यह संकल्प लेती है। लेकिन पिछले 70 वर्षों से यह कानून नहीं बन सका। अब सरकार ने यह बीड़ा उठाया है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लेकर के आएगी, और उसके बाद यह बहस गर्म है जो इसको लेकर के कि आखिर क्या कुछ है, और इससे जुड़ा हुआ जो पर्सनल लॉ है, क्योंकि लगातार हम जो पर्सनल लॉ की चर्चा कर रहे हैं इसको भी समझने की जरूरत है कि पर्सनल लॉ की स्थिति क्या है देश में। धर्म के आधार पर कई निजी कानून है, कई जो धर्म है उनके आधार पर उनके निजी कानून है, उनके व्यक्तिगत कानून है, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात कही जाए या जो दूसरे धर्म है उनकी बात कही जाए, और खासतौर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात यहां पर बार बार उठाई जा रही है। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत कानून समवर्ती सूची में है, यानी कि इस पर सबके अपने अलग अलग राय, अलग अलग कानून है। अब जिस तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात कही गई, जो पर्सनल लॉ है उसमें विवाह को लेकर के, तलाक को लेकर के, उत्तराधिकार को लेकर के, बच्चा अडॉप्ट करने को लेकर के तमाम अलग अलग कानून हैं। 1956 में हिंदू व्यक्तिगत कानूनों को किया गया था संहिताबद्ध, यानी इनको लेकर के एक कानून बना दिया गया था, और इस कानून के तहत ही जो हिंदू व्यक्तिगत कानून है उसी में सिख, जैन और बौद्धों को पर भी ये कानून लागू होते हैं। हिंदू व्यक्तिगत कानून, विवाह, उत्तराधिकार, भरण पोषण जैसे विषय इसमें शामिल थे, और इसको एक कानून के तहत लागू किया गया, और जैसा कि बताया गया कि उसमें सिख, जैन, बौद्धों के ऊपर भी यह कानून लागू हो गया। मुस्लिमों के लिए 1937 का शरीयत कानून व्यक्तिगत मामलों में लागू है, यानी कि इसको लेकर के जब कोर्ट में जाते हैं तो एक कहीं ना कहीं एम्बिग्यूटी की स्थिति या एक डिफरेंट स्थिति बनती है, क्योंकि वहां पर सभी के लिए समान अधिकार लागू नहीं, और खासतौर पर जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो कह रही हैं कि उनके लिए ये मुस्लिम पर्सनल लॉ कहीं ना कहीं उनका जब व्यक्तिगत कानूनों की बात होती है तो व्यक्तिगत विवादों में वो हानि की स्थिति में रहती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ राज्य के क्या कहता है? मुस्लिम पर्सनल लॉ यह कहता है कि राज्य व्यक्तिगत विवादों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, नहीं करेगा। तो यहां पर स्थिति आकर के आती है कि सभी के लिए एक तरह के नियम, एक तरह के कानून होने चाहिए। ईसाई और पारसी के लिए भी अलग अलग व्यक्तिगत कानून है, तो ईसाई धर्म और पारसी धर्म के लिए भी अलग अलग कानून है, मुस्लिमों के लिए भी अलग पर्सनल लॉ है। तो इसको एक करने की बात कही जा रही है कि एक देश में एक विधान, एक कानून, एक जब आपराधिक कानून एक है तो नागरिक कानून भी एक जैसा होना चाहिए। समान नागरिक संहिता के पक्ष में क्या तर्क दिए जा रहे हैं? महिलाओं को बराबरी मिलेगी, यह सबसे बड़ा एक मुद्दा है, और कहा जा रहा है कि महिलाओं को समानता हासिल होगी, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, संरक्षण में सभी को समान हक मिलेगा। यह समझने की जरूरत है। कानूनी स्पष्टता आएगी, एक रूपता आएगी और सरल नियम हो जाएंगे। जब सभी के लिए एक तरह का नियम होगा तो कोर्ट में जाकर के ये कोई नहीं कह सकेगा कि हमारे लिए तो पर्सनल लॉ लागू होता है और हम अपनी बेटियों को ये अधिकार नहीं देंगे, या अपने घर की महिलाओं को उत्तराधिकार में ये अधिकार नहीं देंगे क्योंकि हमारा कानून अलग है। तो अब महिलाओं को सबसे ज्यादा इसमें फायदा होने वाला है कि उनके लिए समान कानून लागू हो जाएंगे। तो ये भी समझने की जरूरत है कि सबसे ज्यादा फायदा इसमें किसको है, और आखिर कौन है ऐसा कि जो चाहता है कि इसको खत्म ना किया जाए, इससे किसको फायदा होगा। धर्म आधारित भेदभाव नहीं हो सकेगा, धर्म के आधार पर चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए एक कानून हो सकेंगे। आधुनिकीकरण और सुधारात्मक, जब हम एक डाइवर्स सोसाइटी में एक आधुनिक समाज की बात करते हैं तब वहां पर जब हम कहते हैं कि एक दकियानूसी विचार नहीं होने चाहिए, आधुनिक विचार होने चाहिए, तो एक आधुनिक समाज की स्थापना हो सकेगी और सामाजिक समरसता भी बढ़ेगी क्योंकि सभी के लिए एक जैसा कानून होगा।
और इसमें क्या कुछ बदलेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से? धर्म के आधार पर भेदभाव रुक जाएगा। सबसे पहली बात तो धर्म के आधार पर यह नहीं कहा जा सकेगा कि उत्तरागाद जो उत्तराधिकार है या जो बहुविवाह है या जो उस तरह की चीजें हैं उस पर कोई भेदभाव नहीं हो सकेगा। मुस्लिम महिलाओं को बराबरी का हक मिलेगा और बहुविवाह रुकेगा। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि यह बार बार कहा जा रहा है कि यह शरीयत के अनुसार जो है बहुविवाह को परमिशन दी गई है। हलाला जैसे जो एक कानून है शरीयत में, वो रुक सकेंगे। मुस्लिम पुरुष नहीं कर सकेंगे 4 शादी, जो कि अब तक मुस्लिम्स में अलाउड है। तो यह भी समझने की जरूरत है। इसके साथ ही साथ संपत्ति में मुस्लिम महिलाओं को बराबरी का हक मिलेगा। अभी तक नहीं मिलता है। बहुत सारे लोगों को शायद यह नहीं पता होगा, लेकिन मुस्लिम महिलाओं को संपत्ति में बराबरी का हक नहीं मिलता है। वो इस कानून के आने के बाद मिल सकेगा। शादी की उम्र जैसे कि वहां पर कम करके बताई जाती है कि शरीयत पे वो शरिया लॉ के हिसाब से चलेगा, लेकिन जब कानूनी तौर पर आप चलेंगे और देश के नागरिक कानून एक समान हो जाएंगे तो शादी की सभी की उम्र भी एक जैसी हो सकेगी। तो यह समझने की जरूरत है कि कितना महत्वपूर्ण है ये कानून और किन देशों में लागू है अभी तक, इसको भी समझने की जरूरत है। क्योंकि यह कई बार लोगों को भ्रम हो सकता है कि कुछ मुस्लिम देशों में शायद ये ना लागू हो, लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, मिस्र, फ्रांस, इटली, ब्राजील और कनाडा जैसे देशों में तो ये लागू है ही है। लेकिन आप ये लिस्ट देख सकते हैं, इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे देशों में भी जो है समान नागरिक संहिता लागू है। तो आखिर हिंदुस्तान में फिर क्यों नहीं, ये एक सवाल जरूर उठता है। तो ये समझने की जरूरत है कि आखिर किस बात की कवायद की जा रही है और क्यों इसकी जरूरत है। जब हम कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है तो आखिर क्यों इसकी जरूरत है? क्योंकि समानता की बात कही जा रही है, नागरिक कानून सभी के लिए बराबर है और खास तौर पर जब हम मुस्लिम महिलाओं की स्थिति की बात करते हैं तो उनके साथ में भी सुधार लाने की बहुत जरूरत है। तो फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। इसी तरह की और भी बातें हम आपको बताएंगे अपने इस खास न्यूज नाइट के अंक में। मिलिए सारा से, जो है हमारी सोशल मीडिया क्वीन। हेलो, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, मालदीव ट्रिप के लिए आप हैं हमारी लकी विनर। बस अपना OTP शेयर करें और टिकट पाएं। सारा स्मार्ट है, वो मीम्स तो शेयर करती है लेकिन OTP नहीं। अब आप भी बन सकते हैं सारा की तरह साइबर सुपरस्टार। साइबर धोखाधड़ी www.cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें या 1930 पर कॉल करें। गेम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। म्यूचुअल फंड्स ऐसे डायरेक्ट प्लान? म्यूचुअल फंड स्कीम्स में खुद इन्वेस्ट करने का एक ऑप्शन है। खुद ही? हाँ, लेकिन ये सोच समझकर करना पड़ता है। म्यूचुअल फंड्स की नॉलेज होनी चाहिए। सही है ब्रो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। यहाँ आयुष्मान कौन है? जी मैं हूँ। आपका अगला नंबर? मैं भी हूँ आयुष्मान। जी मैं भी हाँ। इतने सारे आयुष्मान? देश के करोड़ों लाभार्थी हैं आयुष्मान। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश के करोड़ों परिवारों ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार का वरदान पाया है। अपने परिवार के स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी के लिए आज ही 14555 पर कॉल करें और अपने नजदीकी सूचीबद्ध अस्पताल या CSC केंद्र पर जाकर आयुष्मान कार्ड बनवाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे तमिलनाडु से जुड़ी हुई खबर है। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने जेल में बंद V सेंथिल बालाजी को गुरुवार को तत्काल प्रभाव से मंत्रिपरिषद से बर्खास्त कर दिया है। यह समझने की जरूरत है, राज्यपाल ने V सेंथिल बालाजी को तत्काल प्रभाव से मंत्रिपरिषद से बर्खास्त कर दिया है। V सेंथिल बालाजी नौकरियों के बदले पैसे लेने और मनी लॉन्ड्रिंग सहित भ्रष्टाचार के कई मामलों में गंभीर आपराधिक कार्रवाई का सामना कर रहे थे। इन परिस्थितियों में राज्यपाल ने उन्हें तत्काल प्रभाव से मंत्रिपरिषद से बर्खास्त कर दिया है। उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही थी। और हमारे संवाददाता जय सिंह इस वक्त मौजूद है फोन लाइन पर, चेन्नई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जय सिंह, क्या है पूरी खबर? क्योंकि लगातार जो सरकार थी तमिलनाडु की वो सेंथिल के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती हुई दिख रही थी और अब ये कैसे परिवर्तन आया है, क्या कुछ हुआ है? पूरा डिटेल दीजिए, जानकारी दीजिए। Nikhil, this has an interesting long history of litigations and corruption charges
the Enforcement Directorate is looking into a complaint which dates back to 2014 when Mr. Senthil Balaji was part of the Jayalalitha government led by AIADMK. Now he has switched over the sides and come to DMK, but the case is still haunting him because there is no resolution. The court has not freed himself from the charges, though he has entered into some sort of an agreement with the people who are affected by the job scam. But the court is not in a position to accept that deal, saying that it is not proper before the eyes of the law. Therefore, the Enforcement Directorate that looked into the charges found that there are also some grounds for, framing charges under the Prevention of Money Laundering Act. Therefore, on 14th of this month, he was arrested in the wee hours. Immediately, Mr. Senthil Balaji said he is suffering from cardiac issues. So when he was admitted into the hospital, doctors said he needs to undergo heart surgery. So he is now admitted into a private hospital. In the meantime, the Chief Minister, Mr. M.K. Stalin of the DMK, divested the portfolios of electricity and central excise to other senior ministers, declaring him as a minister without portfolio. But the governor at that time itself made his displeasure open, saying that it is not proper for Mr. Senthil Balaji to continue in the cabinet because he is facing serious corruption and corruption charges under IPC and the Prevention of Corruption Act and also under PMLA. But at that time he didn't dismiss him outright, but now he has taken a bold, unprecedented, I can see, decision in the history of Tamil Nadu politics by outrightly dismissing him from the cabinet. But the DMK sources, including Chief Minister M.K. Stalin, argue that it is the prerogative of the Chief Minister to decide who is to be kept in the cabinet and whom not to be. So this is going to be a legal tussle which is very interesting. जी बिल्कुल एक अभूतपूर्व स्थिति राज्य में बनी हुई। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। लेकिन अगर अभूतपूर्व स्थिति तमिलनाडु में डीएमके सरकार में मंत्री सेंथिल बालाजी को राज्यपाल एन रवि ने बर्खास्त कर दिया है। ये गौरतलब है कि उनके खिलाफ तमाम जो चार्जेस थे भ्रष्टाचार के वो थे और उस पर ईडी जांच कर रही थी। उनके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और उसके साथ ही साथ दूसरे जो कानून है उसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही थी। बावजूद इसके उनका वो जेल चले गए। उनका विभाग जो है वो मुख्यमंत्री स्टालिन ने दूसरे मंत्रियों को बांट दिया, लेकिन उनसे जो उनका मिनिस्टर का पद था वो नहीं लिया और मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो यानी बिना विभाग के मंत्री उनको बनाए रखा। राज्यपाल ने इस पर नाराजगी जाहिर की थी, अपना डिस्प्लेजर जाहिर किया था और कहा था कि जब उनके खिलाफ सेंथिल बालाजी के खिलाफ इतने गंभीर आरोप हैं, वो जब जेल में बंद हैं, तो क्यों ना उनके खिलाफ ये इस तरह की कार्रवाई की जाए, उनको कैबिनेट में रखने की जरूरत क्या है। और आज एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए राज्यपाल ने उनको मंत्रिपरिषद से बर्खास्त कर दिया है। तो क्या कुछ होगा आगे इसमें राजनीति, यह भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल राज्यपाल ने एक अभूतपूर्व, एक बोल्ड स्टेप लेते हुए एक दागी और एक भ्रष्टाचार में कथित तौर पर लिप्त मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया है। तमिलनाडु की राजनीति में उबाल है। और अब बात करेंगे राहुल गांधी के मणिपुर दौरे की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मणिपुर में हिंसाग्रस्त क्षेत्र में दौरा करने के इरादे से राजधानी इंफॉल पहुंचे, लेकिन संवेदनशील मामले पर भी राजनीति खड़ी हो गई। सुरक्षा कारणों से और राज्य की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने राहुल गांधी से हेलीकॉप्टर से जाने का आग्रह किया, लेकिन राहुल गांधी नहीं माने और वे इंफॉल एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से ही चुराचंद्रपुर जाने के लिए निकल पड़े। राहुल गांधी को पुलिस ने विष्णुपुर चेकपोस्ट पर रोक लिया। यह इंफॉल से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है। पुलिस ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राहुल गांधी से एक बार फिर आग्रह किया। उनको बार बार समझाया गया कि वे हेलीकॉप्टर से ही हिंसाग्रस्त इलाके का दौरा करें, सड़क मार्ग से न जाएं। Fire started coming from the hills. This has been the scenario in the last 1-2 days, and possibility of blasting the grenades along the highway which a VIP is going to move today. Chances cannot be ruled out. Chances are high because miscreants on both sides
want to highlight whatever grievances they have by attacking the VIP, especially when Rahulji like figure from the Delhi has come down here along with the local MLAs. We are simply trying to provide security, safety by not allowing or crossing this point. That's it. तो सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए उनको इस पॉइंट से आगे जाने के लिए नहीं कहा गया है। और पुलिस के मुताबिक कुछ महिलाएं विरोध प्रदर्शन कर रही थी। ऐसे में आशंका जताई जा रही थी कि कहीं ये प्रदर्शन उग्र ना हो जाए, लेकिन राहुल गांधी के समर्थक और कांग्रेस पार्टी इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। काफिला रोके जाने के बाद कार्यकर्ताओं ने वहां जमकर हंगामा काटा, जिसे काबू करने के लिए सुरक्षा बलों को आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। कांग्रेस के नेताओं ने तर्क दिए कि राहुल गांधी को राजनीति के तहत जाने नहीं दिया जा रहा है। जो कि लोग सड़क किनारे वहां खड़े हैं, दरअसल वो तो राहुल गांधी के स्वागत के लिए खड़े हुए हैं, जबकि उनका वहां पर विरोध भी हो रहा था। We got the permission and तो अभी बंद कर रहा है। ये क्या है? ये पॉलिटिकलाइज कर रहा है। वो जो मैं सुना है कि ये चीफ मिनिस्टर और एसपी कन्वर्सेशन मणिपुर में बात किया है, वो जो चीफ मिनिस्टर का इंस्ट्रक्शन आ रहा है ब्लॉक करने का, वो है चल रहा है। ये पॉलिटिकलाइज कर रहा है। वहीं भाजपा ने राहुल गांधी के पूरे दौरे को लेकर राजनीतिक हमला किया है। पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी की मंशा संवेदनशील ना होकर बल्कि जिद वाली ज्यादा लगती है। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी का दौरा मणिपुर में अशांति फैला सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि कई सिविल सोसाइटीज इस पूरे दौरे का विरोध कर रही हैं। बावजूद इसके राहुल गांधी अपनी जिद पूरी करने पर तुले हुए हैं। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी जब दौरे पर गए थे मणिपुर में, तो उन्होंने वहां जायजा लेने के पश्चात एक हेलीकॉप्टर सर्विस 3 स्थानों पर चालू किया था। चुराचांदपुर जाने और आने के लिए, मोरे जाने और आने के लिए और कांगपोपी जिला जाने और आने के लिए माननीय अमित जी के निर्देश अनुसार वहां चॉपर सर्विस, हेलीकॉप्टर सर्विस चालू की गई थी। मात्र 2,500 रुपए कीमत है। 2,500 रुपीज पेमेंट करने पर आप चुराचांदपुर जा सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने राहुल गांधी जी से रिक्वेस्ट किया, आप एक पर्चा कटाइए और प्लीज यू टेक द हेलीकॉप्टर टू चुराचांदपुर। इससे सड़क रूट जो है, उस सड़क रूट पे किसी प्रकार की वहां पर गड़बड़ी होने की आशंका है। लोग बाहर निकलने के लिए जो इच्छुक है आपको प्रोटेस्ट करने के खिलाफ, वो नहीं होगा और यहां वील मेंटेन काम। मगर राहुल गांधी मानते नहीं है। उनको मोहब्बत का दुकान खोलने की जल्दी है। झटापट किसी से बिना मशवरा किए, जिद करते हुए वो निकल गए। और भाजपा प्रवक्ता ने यह भी बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री के निर्देश पर मणिपुर के कुछ इलाकों में विशेष तौर पर हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की गई है, लेकिन बावजूद इसके राहुल गांधी नहीं माने। भाजपा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी कभी भी जिम्मेदार और संवेदनशील भूमिका निभा ही नहीं सकते। राहुल जी की ये बिहेवियर, इट वॉज हाईली इर्रेस्पॉन्सिबल। आई ऑलवेज से राहुल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी नेवर ट्रैवल टुगेदर। ही हैज अगेन प्रूव्ड द सेम टुडे। He should have been more responsible, more sensitive towards the issue of Manipur. जून 13 से 13 जून से अब तक शांति थी। किसी प्रकार की कोई बड़ी घटना, दुर्घटना और किसी की जान नहीं गई थी। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आज सुबह एक व्यक्ति के जान के जाने की खबर है, दुखद खबर है। और हाथ जोड़ के कहना चाहते हैं, the situation is coming under control. Let's not fight for petty political gains. और कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार पर ऑल मणिपुर स्टूडेंट यूनियन ने भी आरोप लगाए हैं कि राज्य में जो मौजूदा हालात हैं उसकी एक वजह साल 2012 में मणिपुर की मौजूदा कांग्रेस सरकार द्वारा कुछ क्षेत्रों से पंचायती राज व्यवस्था को खत्म करना भी है। This present communal crisis in Manipur is a result of the political blunders that have been committed by the successive governments that have ruled Manipur over time, and Congress party has a big role to play in it. And it has come to the notice of AMSU that in 2012, during the Congress rule in Manipur, the state government during that time have deleted 4 Gram Panchayats
namely Kagrulekha, Toribari, Kalapahar and Santalabari Parishad, and one Jilla Parishad constituency, namely Kanglatombi, which were part and parcel of Imphal West district and from the Manipur Panchayati Raj system, and they were allowed to come under the Autonomous District Council of Kangpokpi district. So we appeal the Congress party why they have committed such political blunder, and it has come to our notice through all the medias that Congress leader Rahul Gandhi will come to Manipur in these short days to look into the matter of Manipur, and before his visit in Manipur, we would like to ask him why the Congress government removed those Panchayati Raj system from parts of Imphal West district and allowed autonomous district councils to be set up on these parts, and why was Thangjing named as Thangting, and why was it again renamed as Kamvai during this Congress government periods. और मणिपुर में दरअसल 3 मई को हिंसा तब शुरू हुई थी जब मेइती समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग के विरोध में राज्य के कुकी जनजाति आदिवासी एकजुटता का मार्च निकाल रहे थे। बाद में यह हिंसा जातीय हिंसा में तब्दील हो गई। बाद में केंद्रीय गृह मंत्री ने स्थिति का जायजा लिया और राज्य का दौरा किया और हिंसा को रोकने का हर संभव मदद देने का भरोसा दिया था। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हरियाणा में यमुनानगर की जगाधारी अनाज मंडी में आयोजित भाजपा की भारत गौरवशाली रैली में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान मॉर्गन स्टैनली जहां पहले भारत की अर्थव्यवस्था पर शंका पैदा करता था, वही संस्था आज के शासनकाल में दावा कर रही है कि भारत 2027 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। यह फाइनेंशियल फर्म है। आज वह फाइनेंशियल फर्म कहती है कि भारत अब तो जो 2013 में देश की आर्थिक हालत के मामले में जो दुनिया में 11वें स्थान पर खड़ा था, आज वह जंप लेकर 5वें स्थान पर आ गया है। लेकिन मॉर्गन स्टैनले की यह फर्म यह कहती है कि भाई इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता कि 2027 आते आते यानी ठीक 4 वर्ष के बाद यह हमारा भारत दुनिया के टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में आकर खड़ा हो जाएगा। बहनों भाइयों, यह बात मानी जानी एक फर्म है मॉर्गन स्टैनले फाइनेंशियल फर्म, उन्होंने कहा है। और राजनाथ सिंह ने कहा कि जैसे ही भाजपा को संसद के दोनों सदनों में बहुमत मिला तो पार्टी ने धारा 370 सहित तमाम वादों को पूरा करने में देर नहीं लगाई। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने देश के तमाम धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों का विकास किया है। अपनी ऐसी प्राचीन स्मारक, प्राचीन मंदिर, बहुत सारे ऐसे जो कि हमारी सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक हैं, उनको भव्य स्वरूप देने का काम भी हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। आप चले जाइए महाकाल का मंदिर उज्जैन में, पहले का स्वरूप वहां का आपने देखा होगा और आज का स्वरूप आप जाकर वहां देख सकते हैं। आप चले जाइए बद्रीनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ, जहां भी चले जाइए आपको बदला हुआ स्वरूप दिखाई देगा। यानी जो कुछ भी कहा था बहनों भाइयों, हम लोगों ने अक्षरशः उसका निर्वाह किया है। और अब बात मौसम की। दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे देश में सक्रिय हो चुका है और इसकी वजह से कहीं गर्मी से राहत मिली है तो कहीं बारिश आफत बन गई है। देखिए ये रिपोर्ट। दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे देश में सक्रिय हो चुका है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आज सुबह बारिश ने मौसम को और खुशगवार बना दिया, लेकिन देश में कुछ ऐसे क्षेत्र भी रहे जहां बारिश ने रफ्तार रोक दी। सड़कों पर पानी भर गया, कहीं पहाड़ भर भरा कर सड़क पर आ गया तो किसी की छत ही जमींदोज हो गई। बद्रीनाथ हाईवे पर छिनका के पास पहाड़ का मलबा नेशनल हाईवे 7 पर आ गया। यात्रियों को एहतियातन कर्णप्रयाग और गौचर पिपली कोटी पर रोका गया। वहीं नवसारी गुजरात में एक कच्चा मकान बारिश के कारण जमींदोज हो गया, जबकि गुरुग्राम सहित दिल्ली नोएडा में भी जल जमाव की वजह से ट्रैफिक प्रभावित हुआ। वहीं छत्तीसगढ़ दुर्ग में शिवनाथ नदी पर बन रहा पुल तेज बहाव के कारण बह गया। विगत कुछ दिनों से लगातार दुर्ग संभाग में बारिश हो रही है, जिसके चलते नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और कल मोगरा बैराज से 24,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे शिवनाथ नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है। और इसके मद्देनज़र हमारी SDRF टीम पूरी तरह से मुस्तैद है। हमारी 5 बोटें और 29 जवान जो है 24 घंटे जो है निगरानी कर रहे हैं।
कई जगह पर बारिश सामान्य रही तो कई जगह पर भारी बारिश भी देखी गई। चंडीगढ़ में बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। वहीं गुजरात के सूरत में भी बारिश से लोग प्रभावित रहे। तेज बारिश की वजह से मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। प्रदेश के 12 जिलों के लिए शुक्रवार को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में गुना, राजगढ़, शिवपुरी, नीमच, मंदसौर शामिल हैं। ये वाला बाकी हिस्सा आपका थोड़ा राजस्थान का कल भी कवर हो गया था, तो यही बचा हुआ है। तो हमारा अनुमान ये है कि आने वाले 2-3 दिनों में ऑलमोस्ट पॉसिबिलिटी है ये वाला हिस्सा भी पूरा कवर हो, सेंट्रल इंडिया में, इवन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। तो अभी क्या है कि ये जो क्लोज सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया है वो एक लो प्रेशर के एसोसिएशन से है। अभी एक हमने लो प्रेशर दे रखा है जो काफ़ी दिनों से चल रहा है। पहले ये नॉर्थ वेस्ट बे से स्टार्ट हुआ था, स्लोली ये वेस्ट नॉर्थ वेस्टवर्ड मूव हुआ और इस समय ये सेंट्रल पार्ट ऑफ नॉर्थ एमपी के ऊपर है। तो इसके प्रभाव से क्या है कि जहाँ पे भी एमपी में भी आने वाले 2 दिनों में हैवी टू वेरी हैवी मीन 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होने की उम्मीद है। और अगर आप वेस्ट कोस्ट में बात करें जहाँ आज भी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल आई है, जैसे जब भी जहाँ लो प्रेशर बनता है जहाँ विंड स्ट्रेंथन हो जाती है, तो इस समय क्या है कि विंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जहाँ पे ओरोग्राफी है। तो जहाँ हम उम्मीद कर रहे हैं कि साउथ गुजरात और कोंकण गोवा में आज एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल 1-2 हिस्सों में आ सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिन कोंकण, मुंबई सहित मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र के पालघर, ठाणे, रायगढ़ के क्षेत्र में भारी बारिश की आशंका जाहिर की गई है। वहीं पूर्वोत्तर भारत में असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। राज्य में सभी नदियां खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं। फिलहाल राज्य के 514 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में कामरूप, नलबाड़ी, विश्वनाथ और लखीमपुर हैं। महाराष्ट्र से शिशिर सेलार, छत्तीसगढ़ से मनोज सोनाने के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। मिलिए सारा से जो है हमारी सोशल मीडिया क्वीन। हेलो, कांग्रेचुलेशन मैम, आपने जीता है 1 लाख रुपए का इनाम। बस अपना OTP शेयर करें और रुपए अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। सारा स्मार्ट है, वो मीम्स तो शेयर करती है लेकिन OTP नहीं। अब आप भी बन सकते हैं सारा की तरह साइबर सुपरस्टार। साइबर धोखाधड़ी www.cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें या 1930 पर कॉल करें। पैन से आधार को लिंक करना उतना ही जरूरी है जितना चेहरे से मुस्कुराहट को लिंक करना। जिम्मेदारी को समझदारी से लिंक करते हुए सभी पैन धारक कृपया ध्यान दें। पैन को आधार से लिंक करने के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं और लिंक आधार पर क्लिक करें और निर्देशों का पालन करें। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। पैन इनऑपरेटिव होने पर पेंडिंग रिफंड्स तथा उन पर इंटरेस्ट प्रोसेस नहीं होंगे। TDS और TCS ऊंचे रेट पर काटे जाएंगे। इसीलिए 30 जून 2023 तक 1000 रुपए की लेट फीस देकर आप अपने पैन को आधार से ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं और आने वाले समय में किसी भी तरह के वित्तीय जोखिम से छुटकारा पा सकते हैं। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1800 से अधिक दवाइयां और 285 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के खेल परिसर के बहुउद्देशीय हॉल में आयोजित दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समापन समारोह के कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सभा को संबोधित भी करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री दिल्ली विश्वविद्यालय के कंप्यूटर केंद्र और प्रौद्योगिकी संकाय के भवन और विश्वविद्यालय के उत्तरी परिसर में बनने वाले अकादमिक ब्लॉक का शिलान्यास करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना 1 मई 1922 को हुई थी। पिछले 100 वर्षों के दौरान इस विश्वविद्यालय का
काफी विकास और विस्तार हुआ है और अब इसमें 86 विभाग, 90 कॉलेजेस, 6 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं और इसने राष्ट्र निर्माण में उल्लेखनीय योगदान दिया है। और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने असम में आई बाढ़ की प्रधानमंत्री को जानकारी दी और राहत व बचाव कार्यों के बारे में बताया। और अमरनाथ यात्रा के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आधार शिविर पहुंच रहे हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू में अमरनाथ बेस कैंप का दौरा किया। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई को शुरू होने से पहले बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों का जम्मू के भगवती नगर स्थित आधार शिविर यात्री निवास में पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस आधार शिविर से 30 जून को पहला जत्था बालटाल और पहलगाम के आधार शिविर के लिए रवाना होगा। इन दोनों आधार शिविरों से शनिवार को श्रद्धालु पवित्र गुफा की ओर अपनी यात्रा आरंभ करेंगे। यात्रा के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इसके लिए जम्मू शहर में तत्काल पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में उत्साह देखते ही बन रहा है। पूरा शहर बम बम भोले के जयकारों से गूंजना शुरू हो गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू में अमरनाथ बेस कैंप का दौरा किया। इसी बीच राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने अमरनाथ यात्रा के दोनों तीर्थ मार्गों का व्यापक दौरा किया। अधिकारियों ने यात्रा के सुचारू संचालन के लिए बलों और अन्य लोगों के बीच पूर्ण समन्वय पर ध्यान केंद्रित करने और संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान पर जोर दिया। यात्रा शुरू होने से पहले प्रशासन ने चिकित्सा, स्वच्छता और अन्य सभी सुविधाओं की व्यवस्था की है। हर साल की तरह इस साल सब तैयारियां होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से लेके हमने की हैं और पूरी गवर्नमेंट इसमें जुटी हुई है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ के लोग और यहाँ के सब स्टेक होल्डर्स बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सब यात्री आके जम्मू कश्मीर की वार्मथ, हॉस्पिटैलिटी और इसकी ब्यूटी और ग्रैंडियोसिटी का लुत्फ उठा सकें। अमरनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए सीआरपीएफ पूरी तरह तैयार है। यात्रा के लिए चप्पे चप्पे पर फोर्स और पुलिस की तैनाती की गई है। सुरक्षा के लिए डॉग स्क्वाड भी लगाए गए हैं। यात्रियों के साथ सीआरपीएफ की बड़ी टुकड़ी के जाने की व्यवस्था की गई है और साथ ही बाइक दस्ता भी इनकी सुरक्षा करेगा। रास्तों को पूरी तरह से कवर किया गया है। ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इस बार दोनों आधार शिविरों में ही नहीं बल्कि पूरे यात्रा मार्ग पर चिन्हित स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। पवित्र गुफा, पंचतरणी, शेषनाग में भी हेलीपैड तैयार किए गए हैं ताकि आपात परिस्थितियों में राहत कार्यों में किसी प्रकार की दिक्कत न आए। सीआरपीएफ पूरी तरह से यात्रा के लिए तैनात की गई है और हर चप्पे चप्पे पर फोर्स की, पुलिस की तैनाती की जा चुकी है। जो भी बेस कैंप हैं उनको पूरा सिक्योर किया जा चुका है। हमारा बीडीडी स्क्वाड पूरा एक्सप्लोजिव वगैरह डिटेक्ट करने के लिए तैयार है। एरिया को पेट्रोल किया जा रहा है। कैसे बीडीडी स्क्वाड अपना काम कर रही है। हमारे साथ डॉग स्क्वाड है। निश्चित तौर पे हमने पूरे जो सुरक्षा के इंतजाम कर रखे हैं। इस वर्ष अमरनाथ यात्रा 62 दिन चलेगी। यात्रा 1 जुलाई को शुरू होकर 31 अगस्त को संपन्न होगी। तीर्थ यात्रा पहलगाम में नुनवान और कश्मीर के गांदरबल जिले में बालटाल के रास्तों से शुरू होगी। इन दोनों यात्रा मार्गों पर जगह जगह लंगर लगाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आज ईद उल अजहा का त्योहार देश भर में पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया गया। ईदगाहों, मस्जिदों और दरगाहों में विशेष नमाज अता की गई। देश भर में गुरुवार को ईद उल अजहा का त्योहार जोशो खरोश के साथ मनाया गया। इस अवसर पर ईदगाहों, मस्जिदों और दरगाहों में विशेष नमाज अदा की गई। राजधानी दिल्ली की जामा मस्जिद में लोगों ने ईद की नमाज अदा की और फिर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। नमाज के बाद सभी ने अमन और शांति की दुआ मांगी। नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई नेताओं ने ईद उल अजहा के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी।
ईद उल अजहा के मौके पर भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दिल्ली स्थित पंजा शरीफ दरगाह में नमाज अदा की। इस मौके पर उन्होंने देशवासियों को ईद की शुभकामनाएं दी और कहा कि भारत अकेला देश है जहां सभी धर्मों से जुड़े त्योहार हम सब मिलकर मनाते हैं, इसीलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत कहते हैं। सभी देशवासियों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और हमारा देश अकेला ऐसा देश पूरी दुनिया में होगा जिसमें सभी धर्मों के धर्मावलंबी भी रहते हैं और सभी धर्मों से जुड़े हुए त्यौहार भी हम सब मिलजुल करके मनाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, अमन के साथ, सुकून के साथ और देश तरक्की और लोगों के एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाते हुए कामयाब हो, यही हम सबकी दुआ है। वहीं भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने ईद उल अजहा के अवसर पर बिहार के सुपौल स्थित एक मस्जिद में नमाज अदा की। पंजाब में सीमा सुरक्षा बल और पाकिस्तान रेंजर्स ने ईद उल अजहा के अवसर पर अटारी वाघा सीमा पर एक दूसरे को मिठाइयां दी। ईद उल अजहा के अवसर पर बीएसएफ की 176वीं बटालियन ने फुलवारी भारत बांग्लादेश सीमा पर समकक्ष 18 बॉर्डर गार्डिंग फोर्स के साथ मिठाइयों का आदान प्रदान किया। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि पैगंबर हजरत इब्राहिम से ही कुर्बानी देने की प्रथा शुरू हुई थी। मुस्लिम मानते हैं कि अल्लाह ने एक बार पैगंबर इब्राहिम से कहा था कि वो अपने प्यार और विश्वास को साबित करने के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज का त्याग करें और इसीलिए पैगंबर इब्राहिम ने अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने का फैसला किया था। कहते हैं कि जब पैगंबर इब्राहिम अपने बेटे को खुदा की राह में कुर्बान करने वाले थे तो अल्लाह की रहमत से बेटे की जगह दुम्बे की कुर्बानी हो चुकी थी। तभी से बकरीद पैगंबर इब्राहिम के अल्लाह में विश्वास को याद करने के लिए मनाई जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। डायरेक्ट प्लान म्यूचुअल फंड स्कीम्स में खुद इन्वेस्ट करने का एक ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड्स खुद ही सी, जैसे मैंने फिट रहने के लिए ट्रेनर रखा। ये तो दिखता ही है भाई। पर तू तो सेल्फ मेड है भाई। देख, मुझे फिटनेस की नॉलेज है तो आई मेड माय ओन ट्रेनिंग प्रोग्राम। और तेरे ट्रेनर के पैसे भी बच गए। हाँ, सेम विद डायरेक्ट प्लान, यहाँ मेरे कमीशन के पैसे बच गए। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1800 से अधिक दवाइयां और 285 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का न्यूज नाइट पे स्वागत है। और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने डीडी न्यूज से खास बातचीत की है और बताया उन्होंने इस बातचीत में कि उद्धव ग्रुप तुष्टीकरण की राजनीति करता है। उन्होंने समान नागरिक संहिता के संदर्भ में यह बयान दिया। अभी इनके लिए हिंदुत्व जो है ये केवल भाषणों में बोलने के लिए बचा है, क्योंकि अब तो शिवसेना की हालत ऐसी हो गई है कि ये भी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स में लग गई है। अभी देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग ये जिस समय मोदी जी ने चर्चा शुरू की समान नागरिक कानून की, कॉमन सिविल कोड की, अखिलेश जी को पहले मिलने नहीं गए, लालू जी के बेटे को मिलने नहीं गए, वो सबसे पहले मिलने आए उद्धव ठाकरे जी को, क्योंकि अभी सबको ये लगता है कि सूडो सेक्युलर्स का मसीहा उद्धव ठाकरे है। क्योंकि आजकल शिवसेना उर्दू में कैलेंडर छापती है और उसमें पहले हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे लिखा जाता था, अब जनाब बाला साहब ठाकरे लिखा जाता है। वहीं उन्होंने एनसीपी पर भी हमला बोला। उन्होंने शरद पवार को किंग ब्रेकर करार दिया। जनता ने जब चुनकर दिया, 288 में से 170 सीटें हमको दी, एक अच्छी मेजॉरिटी हमको दी, तो कुर्सी के लिए उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया। और साथ छोड़ दिया, छोड़ दीजिए,
फ़ोन पे भी हमसे बात नहीं की उन्होंने। मैं तो उनको फ़ोन लगा रहा था, उन्होंने मेरा फ़ोन भी नहीं लिया। पवार साहब किंग मेकर से भी ज़्यादा किंग ब्रेकर है। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और फिलीपींस के विदेश मंत्री एनरिक मनालो ने गुरुवार को नई दिल्ली में 5वें भारत फिलीपींस संयुक्त आयोग द्विपक्षीय सहयोग की सह अध्यक्षता की। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, रक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में सहयोग सहित दोनों देशों के बीच सहयोग के कई प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा की। दौरे पर आए फिलीपींस के विदेश मंत्री ने घोषणा की है कि उनके देश ने भारत के साथ मौजूदा हवाई सेवा समझौते को नया रूप दिया है। उन्होंने कहा कि भारत अंतरिक्ष सहयोग सहित विज्ञान और प्रौद्योगिकी में फिलीपींस का प्राथमिकता वाला भागीदार है। उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों देश इस भागीदारी को और आगे बढ़ा सकते हैं। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सुरक्षित इंडो पैसिफिक की आवश्यकता और कानून के शासन के महत्व और समावेशी बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने पर प्रकाश डाला। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन में फिलीपींस की भागीदारी की सराहना की। दोनों मंत्रियों ने द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। और तुर्कमेनिस्तान में 29 जून को राष्ट्रपति सरदार वर्दी मुदेव की पहली की स्मार्ट सिटी की अर्डाकॉप का उद्घाटन किया है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ नए शहर का उद्घाटन पूरे सम्मान और जोश के साथ हुआ। पूर्व राष्ट्रपति ने इस पहल पर कहा कि इस आधुनिक शहर को बनाया गया है। इस अवसर पर हुए समारोह में कई देशों के एम्बेसडर शामिल हुए और राष्ट्रपति को इसके लिए शुभकामनाएं दी गई। स्मार्ट सिटी की अवधारणा के आधार पर बने अंडर अर्काडॉग शहर में करीब 70,000 परिवार रहेंगे। तो न्यूज नाइट के आज के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन आपको हम छोड़े जाएंगे देश की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। उसे देखिए फटाफट अंदाज में। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। मणिपुर के विष्णुपुर में 21 जून को हुए आईडी ब्लास्ट मामले में जांच एनआईए ने अपने हाथ में ले ली है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश और अधिसूचना के बाद एनआईए ने जांच शुरू की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को इंदौर जिले के कानून व्यवस्था की बैठक बुलाई। बैठक में मुख्यमंत्री ने गुंडों, बदमाशों और असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मुनिका गांव में बॉक्सर रोहित टोकस और उनके परिवार से मुलाकात की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुनिका गांव की पहचान ही खेल और खिलाड़ी है और रोहित टोकस ने देश के लिए मेडल जीतने का काम किया है। पंजाब के तरन तारण जिले में बीएसएफ के जवानों ने खालरा गांव के पास खेत में धातु के छल्ले से जुड़े पीले चिपकने वाले टेप से लिपटे 2 संदिग्ध बड़े बैग बरामद किए हैं। पैकेट का वजन लगभग 5 किलोग्राम से ज्यादा बताया जा रहा है। इन बैग में नशीले पदार्थ पाए गए हैं। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ, और वंडर सीमेंट। जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत।